Welcome back viewers on Health Matters. We are with Dr. Kafil. ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे हीमाटोलॉजी के ऊपर और हमने टॉपिक छेड़ा था अनीमिया के ऊपर. आए हम डॉक्टर साहब से इसके बारे में और जानकारी जान सकें. जी डॉक्टर साहब. बेसिकली जैसा कि हम बात कर रहे थे अनीमिया के ऊपर और जो कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे, इसके फ़र्ज़ करें ये भी एक तरह से ब्लड का हिस्सा है, मतलब मेजर पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ है, ठीक है. और आरबीसी की हीमोग्लोबिन आप बात करें, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है डिफरेंट ऑर्गन में. मेरा हर ऑर्गन में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हीमोग्लोबिन से. जी. अगर हीमोग्लोबिन हमारे जिस्म में कम हुआ किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसके बॉडी पे क्या असरात होते हैं उसके, क्या आप आम तौर पे ये होता है कि वीकनेस शुरू हो जाती है, वीकनेस फील होती है, अनटायर्डनेस के ये क्या है, थकन, किसी चीज़ से फोकस नहीं कर पाते आप. समझ में आते, लोग समझते हैं कि भाई काम ज़्यादा कर रहे हैं और ये वो भी फैक्टर हो सकते हैं, पर आम तौर पे ये होता है कि आपका अगर अनीमिया है तो उसके भी ये सिम्टम देखे जाते हैं. जी. और फिर अगर आप अनीमिया ले लें तो आप नेक्स्ट सवाल ये कि किस चीज़ ने कॉज किया है, प्रॉब्लम क्या है ये अनीमिया की कि या जैसे कि आप बोन मैरो लें. जी. बोन मैरो एक तरह से बोलूँगा कि फैक्ट्री होती है जो कि ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है. जी. अगर आपका बोन मैरो सही तरह काम नहीं कर रहा जी. तो उसमें भी अनीमिया की शिकायत हो जाती है. या फिर जिस्म के हिस्से में कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती हैं कि ब्लड हीमोलाइज्ड होता है, जिसको टूटना बोलते हैं, ब्लड टूटता है, ठीक है, वो उसकी वजह से कम हो जाता है. या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, वो अनीमिया कॉज कर सकता है. फर्स्ट करें तो अगर क्वेश्चन ये है कि आप मैनेज कैसे करेंगे इसको, देखना ये होता है कि प्रॉब्लम क्या है. जी. आमतौर पे ये व्यू देखा जाता है कि अनीमिया हुआ और आपने उसको दे दी आयरन, कि मोस्ट लाइकली यही रीज़न हो सकता है. पर अगर आपने सही डिटेक्ट नहीं किया प्रॉपरली कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या फिर ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी है या कोई और बोन मैरो डिसऑर्डर है, तो आपको उससे बेनिफिट नहीं होगा और उसकी मतलब कि हीमोग्लोबिन वहीं का वहीं क्या पता वर्स्ट हो और इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी डायग्नोसिस मतलब उसकी बनाई नहीं प्रॉपर तरीके से. तो मेरा मैसेज ये है, जब भी हम देखें कि हमें लो हीमोग्लोबिन है और सिम्टम हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रॉपर डायग्नोसिस करें, क्योंकि ट्रीटमेंट और आउटकम उसके डायग्नोसिस के ऊपर बेस करता है. जी. तो सब अभी आप बात कर रहे थे कि बोन मैरो, डज बोन मैरो एंड कीमोथेरेपी आर गो टुगेदर, ये दो फर्क चीज़ें हैं. ठीक है, जैसे बहुत अच्छा सवाल है ये. कीमोथेरेपी का एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है इन जनरल कि वो बोन मैरो को सप्रेस करता है. ठीक है, तो बोन मैरो सप्रेस करने का मतलब है जितने भी बोन मैरो के सेल बन रहे हैं आपके, वो कम हो जाएंगे. ठीक है, उसमें वाइट सेल, वाइट ब्लड सेल, वो रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट और हर किस्म के सेल कम हो जाएंगे. तो उसमें देखना है कि प्रॉब्लम क्या है आपकी, कीमोथेरेपी. तो अगर कीमोथेरेपी में पेशेंट है और ये सिम्टम आ रहे हैं, तो आम तौर पे देखा हम ये करते हैं कि कीमोथेरेपी होल्ड कर देते हैं ताकि बोन मैरो रिकवर हो जाए उस टाइम तक. और जब बोन मैरो रिकवर हो जाए तो फिर आप दोबारा स्टार्ट करते हैं. पर आम तौर पे ये होता है जब आप कीमोथेरेपी देते हैं कि अंडरस्टूड होता है कि ये कीमो अभी देनी है और नेक्स्ट साइकिल इस टाइम पे देनी, क्योंकि जब तक बोन मैरो रिकवर हो जाना चाहिए या फिर एक्सपेक्टेड होता है कि इस टाइम पे रिकवर हो जाएगा. और कुछ पेशेंट का रिकवर नहीं होता तो हम उनको एंटिसिपेट करते हैं. ऑलरेडी बहुत सारी मेडिकेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए. अगर आपका प्लेटलेट कम है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं. वाइट सेल कम हो गए तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी एजेंट हैं. अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया आपको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं. अगर ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना, आमतौर पे जैसे बोन मैरो रिकवर होगा, होपफुली आपका हीमोग्लोबिन भी आपका लेवल पे आ जाना चाहिए. और साहब ये जो बोन मैरो वो बॉडी में से किसी की भी हर बोन में से मिलेगा कि स्पेसिफिक जगह पे बोन मैरो स्टोर्ड है? अच्छा, बोन मैरो के ये है कि लॉन्ग बोन बॉडी के अंदर जो होती हैं आमतौर पे वहाँ पे आपको बोन मैरो दिखता है. ठीक है, जो कि जब इंसान पैदाइश से पहले जिस्म में जो वो ब्लड बनता है बोन मैरो, मतलब बोन मैरो ब्लड बनता है, तो उसकी लोकेशन डिफरेंट होती है. जैसे 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 पैदाइश के करीब आता है उसकी लोकेशन और पोजीशन चेंज होती रहती है. जब आप इंसान बड़े हो जाता है तो आम तौर पे कि आपकी जो लॉन्ग बोन कहलाती हैं, फ़र्ज़ करें कि ये
लोअर एक्सट्रीमिटी, जी स्टर्नम, जी हिप बोन, जी इन जगहों पे बोन मेरो कहाँ यहाँ पे काफ़ी जी। होता है। तो कीमोथेरेपी के लिए मोस्टली कहाँ से बोन मैरो निकाला जाता है? नहीं, कीमोथेरेपी के लिए बोन मेरो निकाला नहीं जाता, मतलब फ़र्ज़ करें कि एक तरह से बोन मैरो ये अभी आपको बताता हूँ, बोन मैरो निकालने का एक है, बोन मैरो टेस्ट करते हैं, बोन मैरो बायोप्सी जी एंड एस्पिरेशन। जी उसके अंदर ये होता है कि हम डायग्नोस करने के लिए कि ये अगर बोन मैरो डिसऑर्डर है या नहीं है। जी ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है 10 मिनट का, जी कि आप नीडल से जाते हैं, आफ्टर यू गिव लोकल एनेस्थीसिया, पेशेंट को सिर्फ प्रेशर महसूस होता है जी और पेन अगर महसूस होता है तो उसके लिए आप उसको और एजेंट देते हैं और 10 मिनट में आपको एनालिसिस आप पे लैब भेजते हैं, जी एनालाइज करते हैं, फिर पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है बोन मैरो जी में। और अगर जैसे आपने कहा कि कीमोथेरेपी में कहाँ से बोन मैरो निकालते हैं, उसमें आपको ये अंदाज़ा होगा कि कीमोथेरेपी का इफ़ेक्ट बोन मैरो पे है जी या नहीं, या फिर कोई और चीज़ है जो कि सप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन कॉज कर रही है। जी तो ये है कि कीमोथेरेपी के लिए आपको ज़रूरत नहीं होगी, पर कीमोथेरेपी का इफ़ेक्ट बोन मैरो पे काफ़ी पड़ता है। जी। बस अब ये बताएं कि कितने कॉमन टाइप्स हैं अनीमिया के? एनीमिया के कॉमन टाइप्स ये हैं कि मोस्ट कॉमन तो मैं ये बोलूँगा कि हमारी ख़ातून में फ़ीमेल जो कि रिप्रोडक्टिव एज होती है जिनके अंदर, उसके अंदर इनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी इसके अलावा आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाता है, जी और जिसके नाम बोलते हैं डाइट्री डेफिशिएंसी। ठीक जी है, डाइट्री मतलब है कि कहीं से आप लूज़ कर रहे हैं जी या खा नहीं रहे या कहीं एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, ये चीज़ें। जी इसके अलावा दूसरा कि जैसे कि आपने सवाल पूछा था कि टाइप क्या हैं, जी या अंडर प्रोडक्शन है, अंडर जी प्रोडक्शन बोन मैरो एनीमिया वो एक टाइप होगी। जी प्लास्टिक एनीमिया फर्स्ट करें, एक टाइप ये है कि जी आपका है ही नहीं सेल तो जी बनेगा क्या, या आपकी कोई वहाँ पे इन्फ्लामेशन है जी जिस्म के अंदर, किसी भी बीमारी से, कोई भी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ले लें, फ़र्ज़ करें आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, सीवियर रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जी जिसके अंदर आपको बहुत ही सोजिश हो रही है जोड़ों में, उसकी वजह से भी अनीमिया आपका कॉज हो जाता है। जी तो आप देखेंगे अनीमिया आपको है सीबीसी के अंदर, पर आप जब ब्लड एनालिसिस करेंगे कि क्या चीज़ कॉज कर रही है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जिस्म में किसी भी किस्म की इन्फ्लामेशन आप हो रही हो, जी तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे आपको अनीमिया है। प्रॉब्लम हो रहा है। और उसकी जी ट्रीटमेंट क्या होगी, इन्फ्लामेशन को किस तरह कंट्रोल करें कि ये खुद ब खुद वापस ऊपर आएगा। जी ये है, यही आमतौर पे अनीमिया की टाइप ये है कि डाइट्री है, अंडर प्रोडक्शन है, जी या फिर हीमोलाइसिस है, या फिर ब्लड लॉस हो रहा है, ये मेजर टाइप है। वरना तो इसके अलावा बहुत किस्म की फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जी जैसे कि थैलेसीमिया ले लें, जो कि बच्चों में देखा जाता है, जी जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, मतलब वो इनहेरिटेंस से फैमिली वो अपना इनहेरिटेड होता रहता है। जी तो उसके अंदर ये करना चाहिए कि एक हमारे पास सबसे बहुत कॉमन चीज़ है थैलेसीमिया की, मैं एक मिसाल बोलूँगा। थैलेसीमिया जी थैलेसीमिया डिसऑर्डर है कि जिसके अंदर आपका आरबीसी पूरा, उसकी जो प्रोटीन होती है वो पूरा कंप्लीटली तौर पे बन नहीं पाती। ठीक जी है, उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जी डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप है और कितनी सीवियर है, मेजर है, माइनर है, तो उस पे बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट होता है। जी तो आम तौर पे यंग अडल्ट जो कि हमारे पास मैं देखता हूँ, जी तो उनके पास थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया या अल्फा थैलेसीमिया है, जी तो मैसेज उनके लिए ये है कि उनको कोई सिम्टम आमतौर पे नहीं होता, जी क्योंकि वो माइनर है। जी तो उसके अंदर काम क्या है हमारा कि उसको फैमिली स्क्रीनिंग जी एंड काउंसलिंग, जी कि वो अपने अपने आगे इनहेरिटेड कर सकते हैं, पास कर सकते हैं उसको। ठीक है, जी तो अभी फ़र्ज़ करें उनको माइनर थैलेसीमिया है जी और उनके बेटे को उन्होंने पास ऑन किया है, और उसकी आगे फैमिली बड़ी है, तो उसकी स्पाउस में अगर भी वही किस्म का डिसऑर्डर है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनको ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो मेरा जी यही होता है कि जो भी आपके पास रिकमेंडेशन हो, थैलेसीमिया है जी तो उसको सीरियसली लें और उसको आपकी स्क्रीनिंग के ऊपर तवज्जो दें,
کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. جی بس آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی انیمیا کا شکار ہے لیکن اس کو کوئی سمٹمس نہیں ہو رہے, از اٹ گڈ فار دیم کہ وہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور اپنا آر بی سی اور سی بی سی چیک کروائیں؟ ٹھیک, ایک بہت اچھا سوال, کیونکہ یہ بہت ہی کامن مطلب ہے, پیشنٹ سوال یہی پوچھتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں, میں تو بالکل, جی بالکل, پر اگر آپ ان کا دیکھیں جی ہیموگلوبن بیک جہاں سی بی سی کمپیئر کریں, فرض کریں ان کی بیس لائن ہے 14 اور 13, جی ابھی ان کا ہیموگلوبن ہے 11.5, جی ٹھیک ہے, ابھی بھی نارمل رینج میں ہے یا 12 کے آس پاس ہے, پر وہ نیچے آ رہا ہے اور بلڈ ان کی باڈی ٹالریٹ کر پا رہی ہے. جی جب اس لیول پہ آئے گا کہ جب باڈی ٹالریٹ نہیں کر پا رہی, جی کیونکہ ایک حد تک آپ باڈی ٹالریٹ کا فرض کریں کہ 11 ہوا, 11 سے 10 ہوا, 10 سے 8, 9, 10 سمٹم کب پروڈیوس ہوتے ہیں, جیسے جیسے اس کے لیول کم ہوتا رہتا ہے. ویئرز آپ کہیں مت جائیں, ہم جلد حاضر ہوں گے اور سوالوں کے ساتھ.